दिल्ली राजस्थान के विशेष कार्यक्रम चलते चलते में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बनवारी लाल बुम्बरिया से। आदिवासी समुदाय के इस युवा ने अपनी ज़िद से अपने लक्ष्य को हासिल किया। यह है कोटड़ा तहसील के कुकावास ग्राम पंचायत क्षेत्र के आड़ावेला गांव के बनवारी लाल। ये इस ब्लॉक के पहले अधिकारी है। आदिवासी समुदाय के ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर कार्यरत है। जब मैंने शिक्षा प्रारंभ की तो मैं पापा के साथ यहाँ कोटड़ा में ही निवास करता था और प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करता था। उस समय जो गांव के बच्चे थे मेरे, जो मैं जिस ग्राम पंचायत से बिलोंग करता हूँ, वहाँ का शिक्षा का प्रतिशत बहुत ही कम था। वहाँ बहुत ही कम बच्चे, वहाँ के कुछ कुख्यात अपराधी भी हुए थे, तो लोग उस ग्राम पंचायत से भी काफ़ी डरा करते थे कि। और ये भी जानकर आपको खुशी होगी कि सबसे ज़्यादा जो नौकरीशुदा जो लोग हैं वो भी उसी ग्राम पंचायत के। तो मैं इसी ग्राम पंचायत से मैं शुरुआत में काफ़ी औसत दर्जे का विद्यार्थी रहा हूँ। मैं ऐसा भी नहीं है कि हमेशा टॉप आता रहा। मैं प्रारंभिक शिक्षा में काफ़ी औसत दर्जे का छात्र रहा था और काफ़ी खेला कूदा करता था। अगर पढ़ाई में थोड़ा कम ही मन था, खेलने कूदने में ज़्यादा। उसके बाद में मैं छठी से मैंने यहाँ जो कोटड़ा का सीनियर स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटड़ा में पढ़ाई की। कोटड़ा आने के बाद में मैंने पढ़ाई छठी से, और ये औसत दर्जे का छात्र था तो मुझे गणित से सबसे ज़्यादा भय लगता था कि गणित से दूर भागता था मैं। और हिंदी और ये मेरे पसंदीदा विषय थे जिसमें कम मेहनत करनी होती थी और याद हो जाता था। तो इस तरह से पढ़ाई की। और 8वीं में मैंने जो हमारे पूरे कोटड़ा तहसील में था, उस समय कोटड़ा तहसील में मैंने टॉप किया था उस समय। और उसके बाद में मेरा चयन 8वीं में मैंने प्रतिभा खोज परीक्षा होती है, उसमें परीक्षा दी। उसके बाद मेरा चयन उदयपुर में एक विद्या भवन स्कूल जो जामर कोटड़ा में, वहाँ पे प्रतिभा जनजाति प्रतिभावान छात्रावास है, उसमें मेरा चयन हो गया था। तो मैं वहाँ 9वीं से फिर मैं वहाँ चला गया जामर कोटड़ा स्कूल में, विद्या भवन में। तो वहाँ जाके मुझे लगा, उस विद्यालय में जैसे ही गया तब मुझे लगा कि मुझ में कुछ खास है। यानी ये 2 सिलेक्शन होने के बाद मेरा मनोबल और बढ़ा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो वहाँ जाके जो वहाँ के प्रिंसिपल जी थे, जगदीश जी शर्मा करके, उनका अंग्रेजी पढ़ाने का तरीका, एक गोपाल जी करके थे गणित के अध्यापक, उनका गणित पढ़ाने का तरीका, उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक औसत दर्जे का छात्र हूँ। तो उनका जो संबल था मेरे साथ में, उसको पाकर मैं वहाँ पे भी मैंने उस विद्यालय में 3रा स्थान प्राप्त किया। और उसके बाद में वहाँ से, क्योंकि वहाँ स्कूल 10वीं तक थी, तो 11वीं और 12वीं में फतेह स्कूल उदयपुर में आ गया वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो वहाँ 11वीं 12वीं मैंने वहाँ से पढ़ी। और सबसे दिलचस्प बात यही रही कि मैं 11वीं, मुझे साइंस में रुचि थी तो सोचा साइंस लूँगा, और साइंस लेके मैं पढ़ने भी गया। मगर क्योंकि जनजाति छात्रावास स्कूल खुलने के कुछ दिनों बाद से स्टार्ट होते हैं, तो मैं फर्स्ट दिन जैसे ही गया तो जो विज्ञान विषय के जो अध्यापक थे जो पढ़ा रहे थे, तो वो मेरे सिर के ऊपर से गए। और कुछ जो छात्र थे जो रेगुलर क्लासें अटेंड कर रहे थे 15-20 दिन पहले से, वो जवाब दे रहे थे। तो मुझे तो लगा कि मुझे कुछ नहीं आता है। तो फिर मैंने विचार किया कि अब मुझे ये विषय त्याग देना चाहिए, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने पापा से इजाज़त ली कि मुझे साइंस नहीं पढ़ना है, मैं आर्ट्स लेना चाहता हूँ। तो पापा ने एक बार तो समझाया भी कि वो आर्ट्स क्यों ले रहा है, समझ में आ जाएगी। मगर फिर भी कोई ऐसा कोटड़ा से, क्योंकि साइंस कोटड़ा में कहीं थी नहीं, तो कोई साइंस पढ़ने वाला मेरा सहपाठी नहीं था ऐसा जो मुझे समझा सकता है कि थोड़े दिन बाद समझ आ जाएगी। मगर वही उस डर के कारण मैंने वो छोड़ दी। मगर ये जिद ज़रूर अपना ली कि आर्ट्स लूँगा, मगर आर्ट्स में ऐसा कुछ कर दिखाऊंगा कि मुझे लोग मान जाएंगे। तो तब मैं वहाँ आर्ट्स पढ़ा। आर्ट्स में मैंने इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिंदी साहित्य से आर्ट्स में मैंने पढ़ाई की। और वहाँ पे भी मैंने जो हमारे जनजाति के जो पूरे संभाग में जो छात्रावास हैं, उस वर्ष मैंने संभागीय पूरे छात्रावासों को टॉप किया था मेरे उदयपुर संभाग के। पास हुआ उसके बाद सीनियर स्कूल पास करने के बाद में मैं जो हमारा MLSU का जो आर्ट्स कॉलेज है, सामाजिक एवं मानविकी महाविद्यालय, वहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में प्रवेश लिया। और क्योंकि इस दौरान, सीनियर के दौरान, मुझे इकोनॉमिक्स में कुछ ज़्यादा ही रुचि थी, तो मैंने ऑनर्स लेना ही उचित समझा और ऑनर्स में पढ़ाई शुरू की। और जितने भी कोशिश थी, मैंने जितना उस विषय को समझ पा सकता था उतना मैंने उसको समझने की कोशिश की।
और इस समझ के आधार पे ही, मैं ये नहीं कहूँगा कि रटने के आधार पे, मैंने उस विषय को जितना समझा उस आधार पे मैंने अपने परीक्षाओं को दिया 3 सालों की। और खुशी मुझे इस बात की है कि मैं कोटड़ा का पहला टॉपर निकला जिसने इकोनॉमिक्स ऑनर्स MLSU में गोल्ड मेडल हासिल किया। और जिस दिन गोल्ड मेडल मिला उस दिन पापा और मम्मी भी साथ में आए थे, तो काफ़ी खुशी हुई मुझे कि एक जनजाति छात्र जो कोटड़ा में रहता है वो भी MLSU को टॉप कर सकता है। और फिर इसके बाद मैंने B.Ed की रामकृष्ण शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से, और इस B.Ed के बाद में मैंने MA इकोनॉमिक्स में किया। और इसके बाद मेरा चयन कांस्टेबल में हुआ था, मगर उसी दौरान जब मैं ज्वाइन करने गया तब RTET का रिज़ल्ट आ चुका था। तो मैंने ये सोच के कांस्टेबल में ज्वाइन नहीं किया, और बिना नौकरी हाथ में हुए उस नौकरी को छोड़कर वापस आकर अपनी तैयारी में लग गया। और उसी दौरान मेरे द्वारा दिए गए अजमेर विद्युत वितरण निगम की एक परीक्षा जिसमें मेरा चयन कमर्शियल असिस्टेंट के पद पर हो गया। और मैं बाद में कोटड़ा AVNL में आके नौकरी की, और इस नौकरी के दौरान ही मैंने तैयारी जारी रखी अपनी, क्योंकि मैंने B.Ed शुदा था तो 3rd ग्रेड का जो एग्ज़ाम था वो दिया, और उसमें मेरा चयन होकर मैं बडली स्कूल में अध्यापक के रूप में कार्य किया। मैंने लगभग 3.5 साल तक अध्यापक के तौर पर वहाँ अपनी सेवाएं दी। और वहाँ मेरा क्योंकि मैं सामाजिक विषय से चयनित था, तो ये नहीं सोच के कि मैं सिर्फ सामाजिक पढ़ाऊँ, बच्चों को मैंने वहाँ 9वीं 10वीं के विज्ञान भी पढ़ाई, और जो जितनी अपनी कोशिश थी उतनी कोशिश करके अच्छा रिजल्ट देने। पहले से ही तमन्नाएँ थी कि एक किस्सा ज़रूर सुनाऊँगा, क्योंकि हमारे जहाँ स्कूल था उसमें आप जानते ही हैं कि कोटड़ा जैसे दूरस्थ क्षेत्र में प्रिंसिपलों की काफ़ी पोस्टें पहले खाली थी जिस समय मैं नौकरी करता था उस समय। तो जो कार्यवाहक प्रिंसिपल जो होते थे तो वो उस कुर्सी पे बैठते थे, चेयर उस पर अच्छी सी कुर्सी होती थी और उस पर बैठते थे। और एक दिन मुझे भी मेरे साथी मित्र ने कहा कि बैठ के देखो इस पर, ये कुर्सी कैसी लगती है। तो अब मेरा उनको जवाब था कि नहीं, बैठूँगा तो मेरी हक की कुर्सी आएगी उस पर ही बैठूँगा। तो विचार तो पहले से ही था कि मुझे प्रशासनिक या अच्छी सेवाओं में जाना है, और जो आज भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने ये सांख्यिकी अधिकारी की जो भर्ती होती है RPSC के द्वारा, उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था, और उसमें मेरा चयन इंटरव्यू के लिए हुआ। और काफ़ी आप जानकर आश्चर्य रहेंगे कि इंटरव्यू की तैयारी के दौरान मुझे मलेरिया भी हो गया था, तो मैं पहुंच गया देने के लिए। मगर उस समय तक मुझे भी नॉलेज नहीं था कि मुझे मलेरिया, और मैं सोच रहा था कि छोटा सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। तो ठंड लग के बुखार, सुबह नहाया भी उस ठंड लगने जैसे बुखार के अवस्था में नहा के इंटरव्यू देने भी गया, और इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया। मैं जो पूछा गया उनका जवाब दिया उन्होंने। और हाँ, एक चीज़ और मेरे युवाओं को बताना चाहूँगा, इंटरव्यू में कोई भी आपको डराना नहीं चाहता, वो आपको बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में लाते हैं, और आपकी जो नॉर्मल आपका एटीट्यूड है वो आपके सामने लाने, खुद के सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने गांव के बारे में पूछा, फिर मेरे विषय के बारे में, फिर जो दूसरे विषय थे उसके बारे में, इस तरह से इंटरव्यू दे के निकला। और साथ ही मेरे वो भी थे, तो उन्होंने एक इंटरव्यू के लिए बोला था कि देख बनवारी, कुछ भी करना, मगर जो सामने जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनसे झूठ मत बोलना, यदि नहीं आता तो साफ बोल देना उस प्रश्न के लिए कि सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मना कर देना। उनको घुमाने की कोशिश मत कर, क्योंकि सामने वाले आपसे ज़्यादा ज्ञानी बैठे हुए हैं। इस तरह से इंटरव्यू दे के बाहर निकले और घर आ गया। कुछ मुझे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम RPSC की दहलीज पे गया था, तो ऐसा लगा नहीं कि हो जाएगा। मगर जब रिज़ल्ट आया, सोया हुआ था, सुबह दोस्त का फ़ोन आया जो मेरे साथ, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया था कि बनवारी तेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा यार झूठ मत बोलो यार आप, कि मेरा तो नहीं आ सकता है, आपका हो गया होगा। कि नहीं, यकीन नहीं आता तो उठ जा, कंप्यूटर खोल के देख। तो मैं उठा और जाके देखा तो वाकई में नाम था। और फिर खुशी का ठिकाना, उठते वापस जाके मम्मी पापा को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वो भी बहुत खुश हुए। और इस तरह से मैंने ये छोड़ के और इस सर्विस में आया हूँ। और मैं चाहता हूँ इस सर्विस में रह के भी जितना लोगों का काम कर सकूँ। सांख्यिकी के दौरान मेरे पास जो लोगों से जुड़े जो मुद्दे हैं, उन पे जो लोगों की मैं मदद कर पाता हूँ वो मैं अवश्य करता हूँ। और आगे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, यदि मेरी कोशिश में कुछ, मेरी मेहनत में कुछ राज छुपे होंगे या मेरी मेहनत सफल होगी तो मैं आगे भी कुछ कर पाऊँ। परिवार की स्थिति के बारे में बताऊँ तो पापा गांव में ही रहे हुए थे बेसिकली, और पापा के जो भाई थे 3, तो सभी को दादा ने तो पढ़ने के लिए भेजा था। मगर आप जानते हैं कि गांव में पढ़ाई पर इतनी रुचि नहीं होती। 3 भाइयों ने तो पापा के पढ़ाई छोड़ दी, मगर पापा ज़िद पे अड़े हुए थे कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। और इस पढ़ाई के दौरान उन्होंने काफ़ी दिक्कतें भी देखी,
उन्होंने हॉस्टल में उन्हें एडमिशन नहीं मिला था, तो वो एक उनके साथी थे, तो उनके साथ रह के पढ़ते थे, यानी उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाया था तो उनसे से रह के पढ़ते थे। फिर उसी दौरान उन्होंने काफ़ी ये जो कोयले के जो ट्रक होते हैं वो भी खाली किए उस पढ़ाई के खर्चे के लिए। और उन्होंने जो हमारा RNT मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे उनका पहले कंपाउंडर में हुआ था, तो उन्होंने ट्रेनिंग भी की, मगर हाफ ट्रेनिंग करते हुए उन्हें इस LDC की जो होती है भर्ती उसमें सरकार द्वारा चयनित कर लिया, तो वो उस ट्रेनिंग को अधूरा छोड़कर और इस LDC के जॉब में हुए। और वर्तमान में पिताजी ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। और फैमिली बैकग्राउंड में मेरे 3 भाई हैं, 1 बहन है। बहन सबसे बड़ी है और भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूँ। छोटा भाई अभी उसने पढ़ाई छोड़ रखी है और वो अपना सब्जी का काम करता है। और सबसे छोटा वाला भाई है जो अभी वर्तमान में लॉ कॉलेज से LLB कर रहा है। मैं अपनी ग्राम पंचायत के साथ में पूरे कोटड़ा की बात करना चाहूँगा, क्योंकि पूरे कोटड़ा का ही जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्रियों की तो जो रेशो है वो केवल 20% के आसपास ही है, कि 20% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, और उससे थोड़ा सा कुछ ऊपर जो है वो पुरुषों का है। इस तरह से आप कुल औसत देखेंगे तो काफ़ी सबसे पिछड़े तरह की तहसील मानी गई है शिक्षा की दृष्टि से। तो मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि जो मेरे पढ़े लिखे युवा हैं जो उदयपुर नहीं जा सकते हैं, अच्छी कोचिंग सेंटरों का सहारा नहीं ले पाते हैं, उनको मैं प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए अपना पूरा वक्त देता हूँ। इसी तरह से मेरे पास जो इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, तो हमारा जो यहाँ पे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है उसमें इकोनॉमिक्स का कोई टीचर नहीं है, तो पिछले साल भी मैं उनकी लगभग आधा कोर्स करवाया था। बाद में ऑफिशियली काम के कारण, बिजी होने के कारण नहीं कर पाया, और उसके बाद TADA ने उन्हें एक शिक्षक नियुक्त किया था। तो अभी भी वर्तमान में भी इस सत्र में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ सत्रांत में जा के उनकी इकोनॉमिक्स की क्लास में छोड़कर अध्यापक में जाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि AVNL जो जॉब थी उसमें टारगेट बेस्ड जॉब होती है, उसमें मार्च अंत में आपको टारगेट देने होते हैं कि आपकी जो बिलिंग हो वो 100% हो जाए, तो इससे मैं पढ़ाई का मौका नहीं मिल पाता। और ये भी कहना चाहूँगा कि वो ऐसी जॉब थी कि जहाँ पे आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। तो शिक्षक का जॉब एक ऐसा है कि आप एक तो बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं और साथ ही खुद भी नॉलेज हासिल करते हैं, आप किताबों के टच में रहते हैं। तो इसीलिए मैंने ये पहले ही प्रण कर लिया था, यदि उसकी पे ग्रेड कम भी होती तब भी मैंने शिक्षक बनने की सोच रखी थी कि मैं शिक्षक बनूंगा और वहाँ से फिर दूसरी नौकरी में निकलूँगा। यूथ जो हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज पास आउट हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि आप गाइड के चक्करों में ना पड़ें। गाइड को अपनी दिशा के लिए ज़रूर पढ़ें उसे, मगर आप किताबों के टच में रहें और सिलेबस के अनुसार पढ़ें, क्योंकि जो एग्जामिनर जो होते हैं वो गाइडों को न देखकर किताबों में से प्रश्न उठा कर देते हैं। तो इसलिए किताबों को अवश्य खंगालें और जी जान से मेहनत करें। जैसा कि मैं 10वीं में बच्चों को भी कहता हूँ, तो वो एक बात ज़रूर कहूँगा कि जब आपको नौकरी लगना है, यानी कि आपने सोच लिया कि अब मुझे कुछ करना ही है, तो उस साल सोच लेना कि वो साल आपकी ज़िंदगी में था ही नहीं, आपको उस साल को सिर्फ पढ़ाई के लिए जीना है। तो मैं अवश्य मानता हूँ उस साल आप ज़रूर सफल हो जाएंगे।